नमो नमः। स्वागत है आपका दिव्यवाणी संस्कृत क्लासेस में। मैं हूँ चंचल गर्ग और आज का हमारा टॉपिक है अव्यय प्रकरण। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक अव्यय प्रकरण। अव्यय, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अव्यय कहते किसको हैं। अव्यय, पहले हम शब्द को पकड़ेंगे। इसका शब्द है आ प्लस व्यय। आ मीन्स है नहीं, व्यय मीन्स व्यय, अर्थात जिसका व्यय ना हो उसे हम अव्यय कहेंगे। अव्यय का ही अपर नाम अविकारी शब्द है। हम उसे अव्यय भी कह सकते हैं या अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द की परिभाषा संस्कृत में निम्न प्रकार से दी गई है। इसके लिए एक श्लोक आता है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद्वयम्। अर्थात सदृशम, सदृशम मीन्स होता है जो समान हो। कहाँ समान हो? त्रिषु लिंगेषु, यानी कि तीनों लिंगों में जो समान हो। सर्वासु चा विभक्तिषु, सारी विभक्तियों में समान हो। वचनेषु चा सर्वेषु, सारे वचनों में समान हो। यन वेति तद्वयम्, अर्थात जो प्रत्येक दशा में एक समान रहे उसे क्या कहेंगे? अव्यय। जैसा हम जानते हैं संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 4 विभक्तियां होती हैं, 3 वचन होते हैं और प्रत्येक शब्द यहाँ पर लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे राम शब्द पुल्लिंग का है, ये एक वचन में होगा रामः बनेगा, द्विवचन में रामो बनेगा, बहुवचन में रामाः बनेगा, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रामः बनेगा तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन में रामम बनेगा। इस प्रकार एक ही राम शब्द का प्रत्येक वचन और प्रत्येक विभक्ति में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार सर्वेषु लिंगेषु, लिंग से देखेंगे तो अगर स्त्रीलिंग में विद्या के चलाते हैं तो विद्या बनता है, द्वितीय विभक्ति में विद्याम बनता है। इसी प्रकार सारे शब्द बदलते हैं, किंतु अव्यय एक ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत के अंतर्गत जो कि कभी परिवर्तित नहीं होते, वो हमेशा समान होते हैं। जैसे अपि, अपि शब्द एक अव्यय शब्द है। यह प्रत्येक लिंग में, प्रत्येक वचन में और प्रत्येक विभक्ति में अपि ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इससे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम जान लेते हैं अव्यय के भेदों को। तो अव्यय के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा चादि, चौथा समुच्चय बोधक, पांचवा विस्मय आदि बोधक। अब हम इनको डिटेल में जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग प्रा, परा, अप इत्यादि 22 शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। दूसरा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया के काल, स्थान आदि की विशेषताओं का बोध हो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप पहले अपि, अपि को का हिंदी में अर्थ क्या होता है? भी। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनम अगच्छत, अर्थात राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। तो भी का जो अर्थ आया वो किससे आया? अपि से आया। और ये जो अपि शब्द है ये क्या है? एक अव्यय है। यह किसी लिंग, किसी विभक्ति, किसी वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं हुआ है, जैसे का तैसा है। दूसरा उदाहरण, ये क्या है? एक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा उदाहरण इव। इव मीन्स होता है समान,
इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे तो वाक्य बनेगा मातृभूमि ही माता इव भवति, अर्थात मातृभूमि माता के समान होती है। तो इसमें इव का क्या अर्थ है? समान। और इव क्या है? एक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा क्रिया विशेषण शब्द है एव। एव का क्या अर्थ होता है? ही। एव का अर्थ है ही। इसका उदाहरण होगा सत्कर्म एव करणीयम, अर्थात सत्कर्म ही करने चाहिए। एव का अर्थ ही आ गया। एव क्या हुआ? ये एक क्रिया विशेषण हुआ। नेक्स्ट, कदा। कदा का हिंदी में अर्थ होता है कब। वाक्य प्रयोग होगा भवान विद्यालयम कदा गमिष्यति, आप विद्यालय कब जाते हैं। कब के अर्थ के लिए यहाँ कदा क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, कुतः। कुतः का हिंदी अर्थ होता है कहाँ से। वाक्य प्रयोग बनेगा भवान कुतः आगच्छति, अर्थात भवान आप, कुतः मीन्स कहाँ से, आगच्छति मीन्स आ रहे हैं। नेक्स्ट, इतस्ततः। इतस्ततः का हिंदी अर्थ होता है इधर उधर। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा त्वम इतस्ततः किमर्थम भ्रमसि। त्वम मीन्स होता है तुम, इतस्ततः मीन्स इधर उधर, किम माने किमर्थम मीन्स क्यों, भ्रमसि माने घूम रहे हो, अर्थात तुम यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो। नेक्स्ट, यत तत। यत तत का हिंदी में अर्थ क्या होता है? जो वह। ये दोनों जोड़े के रूप में आते हैं, पहले यत आएगा फिर तत आएगा। जैसे उदाहरण, यत इच्छति तत स्वीकारोतु। नेक्स्ट, अत्र। अत्र मीन्स होता है यहाँ। इसका वाक्य प्रयोग होगा अत्र एकः सिंहः अस्ति, यहाँ एक सिंह है। नेक्स्ट, तत्र। तत्र मीन्स होता है वहाँ। इसका उदाहरण होगा तत्र बालकः क्रीडन्ति, वहाँ बालक खेलते हैं। तो वहाँ के लिए या संस्कृत में आया तत्र शब्द, और तत्र शब्द क्या हुआ? एक क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। नेक्स्ट, यत्र तत्र। यत्र तत्र का हिंदी में अर्थ होता है जहाँ तहाँ। उदाहरण है यत्र वर्षा तत्र जलम। यहाँ यत्र और तत्र क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय हैं। नेक्स्ट, यदा तदा। हिंदी में अर्थ होता है यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब। वाक्य प्रयोग होगा यदा अधर्मः भवति तदा ईश्वरः अवतरत्, अर्थात यदा जब अधर्म होता है तब ईश्वर अवतार लेते हैं। यदा तदा ये यहाँ क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट, यथा तथा। यथा मीन्स होता है जैसा, तथा मीन्स होता है वैसा। वाक्य प्रयोग होगा उसी प्रकार। इसका हिंदी में अर्थ होगा, उदाहरण होगा यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जैसी के लिए लगा यथा, वैसी के लिए लगा तथा। और ये यथा तथा क्या हुए? ये क्रिया विशेषण अव्यय हुए। नेक्स्ट, यावत तावत। हिंदी में अर्थ होगा इसका यावत मीन्स जब तक, तावत मीन्स तब तक। उदाहरण बनेगा यावत मित्रम आगच्छति तावत अहम क्रीडामि। इसका अर्थ होगा जब तक मित्र आगच्छति आता है, तावत तब तक अहम मैं क्रीडामि खेलूँगा। तो यहाँ यावत और तावत क्या हुए? क्रिया विशेषण अव्यय हुए। नेक्स्ट,
स्नेहा 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 मीन्स होता है धीरे धीरे। इसका उदाहरण होगा गजः स्नेही स्नेही चलति। गज अर्थात हाथी धीरे धीरे चलता है। स्नेही स्नेही यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट, अभी हम अव्यय के भेदों को जान रहे थे, जिसमें पहला अव्यय का भेद था उपसर्ग, जिसमें प्रा परा अप इत्यादि 22 शब्दांश आते हैं। दूसरा अव्यय का भेद था क्रिया विशेषण, जिसके अंतर्गत अपि, एव, यावत तावत, शनैः शनैः इत्यादि शब्द आते थे। अब हम जानेंगे अव्यय का तीसरा भेद। अव्यय का तीसरा भेद है चादि। चा आदि के अंतर्गत क्या आता है? चा, वा, भुआ, खलु, तू, बै, मा, ना इत्यादि, ये सभी चादि अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब हम जान लेते पहला वा। बा क्या है? एक चादि अव्यय है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी में अर्थ होगा अथवा। और इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे तो बनाएंगे भवतः पुत्रः पुत्री वा अस्ति। नेक्स्ट, चा। चा का हिंदी में अर्थ होता है और। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा बालकः बालिका चा क्रीडतः। बालक और बालिका खेलते हैं। बालक और बालिका दो हुए, इसलिए इसमें द्विवचन की क्रिया आई। और ये चा क्या हुआ? चादि अव्यय हुआ। नेक्स्ट, खलु। खलु शब्द का हिंदी में अर्थ होता है निश्चय ही। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा खलु सा बालकः। वह निश्चित बालक है। वाक्य में खलु क्या हुआ? चादि अव्यय हुआ। नेक्स्ट, माँ। माँ का हिंदी अर्थ होता है मत। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा असत्यम माँ वद। असत्य नहीं बोलो। माँ इसमें चादि अव्यय है। नेक्स्ट, ना। ना का हिंदी अर्थ होता है नहीं। वाक्य प्रयोग होगा राजेशः विद्यालयं न गच्छति। नेक्स्ट, भूयः। भूयः क्या है? एक चादि अव्यय है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है पुनः अधिक। वाक्य प्रयोग होगा वृष्टियः भूः भुवा भवति। नेक्स्ट, तू। तू क्या है? एक चादि अव्यय है। इसका हिंदी अर्थ तो होता है। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा सः बालकः तु सोहनः अस्ति। वह बालक तो सोहन है। तो तू का क्या अर्थ हुआ? तो। और वाक्य में तू क्या हुआ? चादि अव्यय। नेक्स्ट, वही। वही शब्द का क्या अर्थ होता है हिंदी में? निश्चय पूर्वक ही। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा सा बालिका वही श्रेष्ठ। वह बालिका निश्चय ही श्रेष्ठ है। तो इस वाक्य में वही चादि अव्यय हुआ और इसका हिंदी अर्थ हुआ वही का निश्चय ही। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे अव्यय के चतुर्थ भेद के बारे में, जिसका नाम है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय कौन होता है? तो यह अव्यय का चौथा भेद है। इसके अंतर्गत अथ, उत, चेत, नोचेत इत्यादि आते हैं। इसके यही उदाहरण हैं। जैसे अथ का हिंदी अर्थ क्या होता है? आरंभ सूचक शब्द। इसका अगर हम वाक्य प्रयोग बनाएंगे तो क्या बनेगा? अथ कथा प्रारभ्यते। कि अब कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के अर्थ में अथ आता है। जैसे उत, चेत। चेत का क्या अर्थ होता है? चेत का अर्थ होता है यदि। वाक्य बनाएंगे तो बनेगा विपाशा अस्ति
चेत जलम पिबतु, यदि प्यास है तो जल पियो। इसमें क्या हुआ? चेत, चेत एक समुच्चय बोधक अव्यय हुआ और इसका हिंदी अर्थ हुआ यदि। नोचेत, नोचेत शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है नहीं तो। उदाहरण, नोचेत माँ पिबतु, नहीं तो मैं नहीं पीता। नेक्स्ट, अव्यय का पांचवा और अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है अह, अहो, बत, हा, अरे, रे इत्यादि। ये सब अव्यय के पांचवें भेद विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। हा, हा शोक सूचक शब्द है, अव्यय है। अहो आश्चर्य सूचक अव्यय है। हा का अगर हम उदाहरण बनाएं तो उदाहरण बनेगा हा कष्टम, अर्थात कष्ट है। कष्ट कैसा होता है? शोक सूचक होता है। अहो, अहो आश्चर्य सूचक अव्यय है। अहो राजन, जब हम किसी आश्चर्य को व्यक्त करना चाहते हैं तब हम उसमें अहो शब्द लगाते हैं। तो अहो विस्मयादि बोधक अव्ययों में से एक अव्यय है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आश्चर्य सूचक। इस प्रकार हमने अव्यय शब्द का अर्थ जाना, अव्यय के 5 भेद जाने, इन भेदों के अंतर्गत आने वाले अव्ययों को जाना, उनके हिंदी अर्थ को जाना, उनका वाक्य प्रयोग करके भी जाना। अब हम अव्यय प्रकरण के कुछ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, सः द्विचक्रिकया तत्र गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इसमें क्या अव्यय है? सः, द्विचक्रिकया या तत्र। इसमें आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा अव्यय है। तो आंसर होगा इसका तत्र। ऑप्शन सा सही है, तत्र इस वाक्य में अव्यय पद है। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इसमें से अब आपको बताना है कि अव्यय कौन सा नहीं है। मीनः, भूयः, शनैः। सही आंसर क्या होगा? आंसर आ, मीनः। मीनः कोई अव्यय पद नहीं है। नेक्स्ट, त्वं कदा गृहम् आगमिष्यसि में अव्यय पद है। आ त्वं, वा कदा, सा गृहम्। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कदा। कदा शब्द इस पंक्ति में अव्यय पद है। नेक्स्ट, अद्याः अव्यय का हिंदी अर्थ होता है। आपको बताना है अद्या अव्यय का हिंदी अर्थ क्या होता है। आज, कल, परसों, तरसों। सही आंसर होगा इसका आज, आ। अद्य मीन्स होता है आ। पांचवा, कुतः अव्यय का उचित वाक्य प्रयोग होगा। तो क्या होगा इसका उचित वाक्य प्रयोग? तत्पुस्तकं कुतः अस्ति, यथा कुतः राजा ततः प्रजा, त्वं कुतः आगच्छसि। द रामः कुतः पुरुषोत्तमः आसीत्। अब इन 4 वाक्यों में आपको बताना है कि इसमें कुतः अव्यय का उचित वाक्य प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सा। त्वं कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आ रहे हो। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति। आपको इन 3 ऑप्शन में बताना है कि अव्यय कौन सा है। कथा, करोति, रूपम, कदा।
इन 4 में से आपको बताना है कि अव्यय कौन सा है। तो इसमें अव्यय है दा, कदा। कदा एक अव्यय पद है। नेक्स्ट, विद्या माता एव रक्षति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इस पंक्ति में क्या अव्यय है? माता, विद्या, इव, रक्षति। इसका सही आंसर होगा इव। इव शब्द इस वाक्य में अव्यय पद है। नेक्स्ट, मनः जाग्रतः कुत्र उदेति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इस पंक्ति में अव्यय क्या है? मनः जाग्रतः कुतः उदेति। तो इसका सही आंसर होगा कुत्र। कुत्र एक अव्यय पद है। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु अव्ययम् नास्ति। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से देख के बताना है कि कौन सा अव्यय नहीं है। प्रातः, तथा, यथा, अस्तु। इसमें से आपको बताना है कि अव्यय कौन सा पद नहीं है। आंसर होगा अस्तु। अस्तु अव्यय पद नहीं है। प्रातः, तथा, यथा ये तीनों अव्यय पद हैं, किंतु अस्तु कोई अव्यय पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। यह 2011 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पंक्ति में आपको बताना है कि अव्यय पद क्या है। अहम अपि आपणम गच्छामि। तो इसका सही आंसर होगा बी, अपि। अपि एक अव्यय पद है। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु अव्ययम् नेक्स्ट, अधिलिखितेषु अव्ययम् नास्ति। इसमें आपको बताना है कि नीचे लिखे 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि अव्यय नहीं है। ये सन 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इव, दूसरा ऑप्शन है अद्य, तीसरा ऑप्शन है बालकः, चौथा ऑप्शन है शनैः। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन श, बालकः। बालकः अव्यय पद नहीं है, यह एक संज्ञा पद है। और इसके अलावा इव, अद्य, शनैः ये तीनों ही अव्यय पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। सदाचारः एव परमो धर्मः, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके परम, धर्म, सदाचारः एव। अब आप बताइए इसमें कौन सा अव्यय पद है। सही आंसर होगा इसका एव। एव इस पंक्ति में अव्यय पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययम् न अस्ति। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अव्यय पद कौन सा नहीं है। यह सन 2013, 14 और 16 का आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है आपका अत्र, तत्र, यत्र, सत्र। अब आपको बताना है इसमें कि कौन सा अव्यय नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दा, सत्र। सत्र अव्यय पद नहीं है, जबकि अत्र, तत्र, यत्र ये तीनों ही अव्यय पद हैं। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, यत्र मीन्स जहाँ, लेकिन सत्र अव्यय पद नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सत्र। अब हम कुछ इसके रिक्त स्थानों को भी देख लेते हैं। रिक्त स्थान में आपको भरना है स्वाहा, शनैः तथा एव, अपि। ये 5 अव्यय पद हैं। इनको आपको 5 वाक्यों में भरना है। अब आपको जानना है कि किस वाक्य में कौन सा अव्यय पद समुचित रूप से आ सकता है। पहला है यथा राजा रिक्त प्रजा।
अब आप इसमें कौन सा पद भरेंगे? तो इसमें आप भरेंगे तथा, यथा राजा तथा प्रजा। नेक्स्ट, रामेण सह सीता डॉट 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 अगच्छत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अपि। रामेण सह सीता अगच्छत, राम के साथ सीता गई। नेक्स्ट, विद्यालये उत्सवा भविष्यति। अब आपको बताना है इसमें रिक्त स्थान में कौन सा आएगा। सही आएगा श्वः। विद्यालये श्वः उत्सवः भविष्यति। विद्यालय में कल उत्सव होगा। स्वः मीन्स होता है आने वाला, कल। नेक्स्ट, पंक्ति, सदाचारः परमो धर्मः। इस रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय आएगा? तो आएगा एव। सदाचारा एव परमो धर्मः। नेक्स्ट, कच्छपः चलति। इसके रिक्त स्थान में क्या आएगा? आएगा शनैः। कच्छपः शनैः चलति। कच्छपा मीन्स होता है कूर्म। तो कच्छप कैसे चलता है? कच्छप अर्थात कछुआ। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो वो क्या कह रहे हैं? कच्छप शनैः धीरे धीरे चलति मीन्स होता है चलता है। अब निम्न वाक्यों में आपको बताना है कौन सा वाक्य सत्य है, कौन सा असत्य है। पहला, अपि का अर्थ है कहाँ। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए, हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि अपि का क्या अर्थ होता है। तो हमने बताया था कि अपि का अर्थ भी होता है और ये एक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? असत्य हुआ। अपि का अर्थ कहाँ नहीं होता है, अपि का अर्थ तो भी होता है। नेक्स्ट, चा का अर्थ है और। ये कैसा सब वाक्य है? यह सत्य है, क्योंकि चा मीन्स और होता है और यह चादी अव्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, कुतः का अर्थ है कहाँ से। ये कैसा वाक्य है? सत्य है या असत्य है? तो इसका आंसर हुआ सत्य, क्योंकि कुतः मीन्स कहाँ से ही होता है और यह एक क्रिया विशेषण अव्यय है। इब का अर्थ है कौन। ये कैसा वाक्य है? यह एक असत्य वाक्य है, क्योंकि इब का अर्थ समान होता है और इब एक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत हमने बताया था आपको कि इब का अर्थ समान होता है, इसलिए यह वाक्य असत्य है। नेक्स्ट, एव का अर्थ है ही। तो आपको बताना है यह सत्य है या असत्य है। यह वाक्य सत्य वाक्य है, क्योंकि एव का अर्थ है ही होता है और यह एक क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ आपको एक वर्ग में 5 दिए हुए हैं, सामने इसके 5 दिए हुए हैं। अब आपको इनको सही सुमेलित करना है। अहम अपि, यह किससे सुमेलित होगा? तो यह सुमेलित होगा अहम अपि गच्छामि। तृतीय से होगा तो बनेगा पूरा वाक्य अहम अपि गच्छामि। दूसरा, विद्यालये श्वः। अब आपको बताना है क्या होगा? उत्सवा भविष्यति। विद्यालय में कल उत्सव होगा। नेक्स्ट, बालकः सिंहः। अब इसके साथ क्या आएगा? तो इसके साथ आएगा इव अस्ति। बालक सिंह की तरह है। नेक्स्ट, सदाचारः। सदाचारः एव परमो धर्मः। सदाचार परम धर्म है। नेक्स्ट, यथा राजा। इसके साथ क्या आएगा? चौथा, तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा। इस प्रकार आज हमने अव्यय प्रकरण के बारे में जाना।
अव्यय प्रकरण में अव्यय शब्द का क्या अर्थ होता है, अव्यय के कितने भेद हैं, उन भेदों के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, उन पदों का क्या अर्थ है, उनका कैसे वाक्य प्रयोग बनाते हैं। फिर हमने अपने अव्यय प्रकरण के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। उसके बाद कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति की, कुछ वाक्यों के सत्य असत्य कथन जाने, फिर कुछ वाक्यों की सही जोड़ियां बनाई। आज हमारा अव्यय प्रकरण पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम ऐसे ही अगला कोई प्रकरण लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।